उस वक्त तो हर बंदे को जान की पड़ी होती है, पहले जान बचाए। स्कूल में भी गए पाकिस्तान में, तो गुजर खान में हमारी दुकान थी ड्राई फ्रूट की। ठीक है। अचानक से इतनी नफरत आई कैसे? कुआं है, इसमें छलांग लगाएंगे। तो जब आप लोग का परिवार अपने घर से निकला जिस रात, या पैसेंजर आ रहे थे, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पाँव कटा हुआ है। ऐसा कब हुआ? और दूसरा चांस ये हुआ कि वहाँ देखी मैंने डेड बॉडीज। नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ की तरफ से मैं नलिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम दिल्ली के राजौरी गार्डन क्षेत्र में पहुँचे हैं, जहाँ हम मुलाकात कर रहे हैं श्री मंजीत सिंह जी से। और मंजीत सिंह जी से जो भी हमारी वार्तालाप इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले हुई, उसको सुनने के बाद रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कुछ पंक्तियाँ दिमाग में आई कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। श्री मंजीत सिंह जी ने विपत्ति की पाठशाला में पढ़कर विस्थापन के दौरान भारत में एक नए देश में आकर जिस तरह से धीरे धीरे छोटे से बड़े कार्यों को कर कर एक जगह बनाई है दिल्ली के अपने इस समाज में, राजनीतिक मंच पर, वो काफ़ी सराहनीय है और प्रेरणादायक है। जो उनकी यात्रा रही, उसको जानने के बाद सभी दर्शकों को लगेगा कि अगर मन में हौसला हो तो रुक पाना या रोक पाना संभव नहीं। तो आगे की यात्रा या जो भी उनकी यात्रा विभाजन के बाद की रही, वो बचपन बाल्यकाल में ही भारत आए और उन्होंने जिस तरह से धीरे धीरे स्कूली शिक्षा प्राप्त करके एक नए व्यवसाय को अपनाया, फिर उस व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय को अपनाया, उसको जब हम सुनेंगे, जानेंगे, तो हमें लगेगा कि अगर हम चाहें तो कोई भी रास्ते हमें किसी भी मंजिल की तरफ, मनचाही मंजिल की तरफ ले जा सकते हैं। तो श्री मंजीत सिंह जी से हम अपनी वार्तालाप प्रारंभ करते हैं। वार्तालाप को प्रारंभ करने से पहले हम ये जान लेना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में मंजीत सिंह जी रावलपिंडी क्षेत्र से आए और वहाँ पर उनका जीवन बहुत सामान्य रूप से चल रहा था। जब विभाजन की उद्घोषणा हुई, तब जो विपत्तियाँ उन्होंने सहीं और जो कुछ देखा, आज हम उनकी ज़बानी सुनते हैं। श्री मंजीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने हमें यहाँ आकर अपने अनुभवों को साझा करने के लिए मौका दिया। तो हम सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछेंगे कि जब आप बचपन में, जो आज पाकिस्तान कहलाता है, वहाँ जब रहते थे, तो आपका जीवन किस तरह का था? क्या-क्या चीज़ें आपने देखी हैं और क्या-क्या आप हमसे साझा करना चाहते हैं? देखो जी, 5-6 साल की उम्र और आज 85 साल की उम्र में फ़र्क तो होना ही है। उस वक़्त 5-6 साल में बचपना होता है, तो अब जो है ना बुढ़ापा आ गया और सारी जो चीज़ सारियाँ थी वो सारियाँ अब्ज़ॉर्ब हो गई बुढ़ापे में। लेकिन जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, वो जब भी मुझे याद आता है तो एकदम मैं थर्रा जाता हूँ। जब हम रावलपिंडी छोड़कर हिंदुस्तान में भारत पाकिस्तान पार्टीशन जब हुआ आए, उस वक्त तो मैं छोटा था, ज़्यादा कुछ नहीं मैं आप कह सकता, लेकिन फिर भी जो उस वक्त की बात है वो मैं आपके पास आपके साथ रख रहा हूँ कि जब मैंने ट्रेन में से उतरा, वहाँ से सीधे हम बरनाला आए थे, जो आजकल पंजाब में है। लाशें भरी हुई गाड़ी में, जो
पैसेंजर आ रहे थे, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पाँव कटा हुआ है, किसी की छाती कटी हुई है, किसी के बच्चा उठाया हुआ है, रो रही है, कोई क्या कर रहा है। वो देख के जब हम आए, मैं तो उस वक्त देखो पहली बार ज़िंदगी में जो भगवान ने मुझे इतनी उम्र 6-7 साल में ये चीज़ दिखा दी, तो उसे मेरा मन जो है थोड़ा सा हिला कि ये संसार में ये भी चलता है। खैर चलो, ये तो अब बातें हैं। जब हम वहाँ उतरे ट्रेन में से, बाहर आए बरनाला में, तो वहाँ बाहर आते ही एक नहर है जा रही है। और दूसरा चांस ये हुआ कि वहाँ देखी मैंने डेड बॉडीज़ जा रही हैं, पानी चल रहा है, पानी में डेड बॉडी जा रही हैं। कोई क्या, कोई कैसे, कोई बुरी, मतलब मैं देख नहीं सका उस वक्त। जो मेरे बड़े थे, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरे मामा जी, मेरे और परिवार के जो नानका परिवार के साथ आए थे, दादका परिवार, तो मैंने देखा भी नहीं सही मायने में, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में मेरे ताया जी की डेथ हो गई। अभी 1 साल उनका शादी में हुई थी, 1 साल के बाद वो चले गए थे, वो वापस नहीं आए। ऐसे ही मेरे मास्टर जी जिनका प्लाट यहाँ पर है, वो भी गए, नहीं आए वो। चलो, जब आ गए हम बाहर, तो वहाँ मैंने कहा मैं यहाँ नहीं रहना, मैं नहीं यहाँ रहना। मैंने तो शोर मचा दिया, छोटा था। अब उन्होंने देखा ये बच्चा जो है ये कह रहा है यहाँ नहीं रहना। उन्होंने सलाह की भी चलो यहाँ से चले, दिल्ली चलते हैं, दिल्ली सारे जा रहे हैं, दिल्ली चल जाते हैं। कुछ समय के बाद हम वापस स्टेशन पर आ गए, तो वहाँ से दिल्ली की ट्रेन में उससे ज़्यादा ये चीज़ें थी। उसमें भी जो मैंने आपको बताया उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मन मेरा थोड़ा सा डाउन जाता है, चीज़ें मेरे सामने आ जाती हैं। खैर, हम दिल्ली स्टेशन पे उतरे। वहाँ हमें इतने बिस्कुट प्लेटफार्म के ऊपर, 1-2 प्लेटफार्म ने नई दिल्ली स्टेशन के, तो बिस्कुट इतने जो हमें बांट रहे थे, बच्चों को बांट रहे थे। बड़ों को देते थे, बड़े भी ले लेते थे, बच्चे बोले कि बच्चों को दे देते थे। तो मुझे बिस्कुट, उन्होंने 2 बिस्कुट दिए, मैंने खाया, मुझे पेट थोड़ा हौसला हुआ। तो वहाँ से हम बाहर आके, जो मुसलमान यहाँ से गए थे दिल्ली छोड़ के पाकिस्तान में, उनका सारा नई दिल्ली स्टेशन के सामने पहाड़गंज बाज़ार है, 4700 शोरा कोठी हमारे मोहल्ले का नाम, दाल मंडी चौक, जहाँ हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी रहते थे, दाल मंडी चौक में। वो हमारे हैं, बिल्कुल हमारे घर के बिल्कुल साथ में उनका घर था वहाँ पे। खैर, चलते थे हम। कुछ समय बाद जब मैं थोड़ा पढ़ने, तो साथ में हमारे एक स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, सरकारी प्राइमरी स्कूल। तो उसमें मुझे मेरे माता पिता ने दाखिला करा दिया। वो जो मकान था, हमें दिल्ली सरकार ने 2 रुपये 5 आने, 2 रुपये 5 आने में 1 महीने का किराया, मुझे याद है। वो मकान हमें एक मोहल्ला था उसमें दे दिया, जिसमें हम इधर मैं, मेरे पिताजी, मेरी बहन, मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई, और इधर मेरे मामा जी, मेरी नानी जी, सारा परिवार। एक वॉशरूम था नहाने का, एक पखाना जाने का। तो उसमें हम करीब 4-5 साल रहे होंगे, 5 साल 6 साल, चलो जितनी देर भी रहे। फिर हमने सोचा कि फिर
इस मकान ये जगह लेने की मैंने। अब और कुछ पूछना है पाकिस्तान का, मेरे से आप पूछिए। हाँ, मैं आपसे यही कहना चाह रही थी कि जैसे आपने दिल्ली जब आप पहुँचे विस्थापन के बाद, तो उसका जो जिस तरह से आपने बताया कि क्या हालात थे और आप कहाँ रहे, इसी तरह से हम जानना चाहते हैं जब आपने पाकिस्तान में जो अपना समय काल बिताया, जब विभाजन की घोषणा नहीं हुई थी, उस वक़्त की कुछ यादें आपके पास हों? देखो, जब विभाजन नहीं हुआ था हुँ, तब गुजर खान में, चकलाला में मेरा बर्थ हुआ। वहाँ से हम गुजर खान रहते थे। मेरे दाद का परिवार जो गुजर खान आ जाते थे, तो गुजर खान में हमारी दुकान थी ड्राई फ्रूट की। मेरे पिताजी ड्राई फ्रूट का काम करते। उसके बाद फिर आर्मी में चले गए थे। तो वहाँ तो देखिए, मैं आपको बताऊँ कि मेरे जो नाना जी थे, नानी जी थे, उनका खेती थी, उनके बाग थे, ड्राई फ्रूट के बाग थे उनके बागों में मुसलमान भी काम करते थे, हिंदू भी करते थे, सिख तो थे ही। तो जितनी हमारे पास मुसलमान थे नौकर, उनके पास जाते हम। देखो, पहले नान का परिवार, दाद का परिवार, वो अपना परिवार एक ही परिवार था। अब जो ये डिफरेंस आया है ना, ये हमारे इस वक्त आया है। पहले कोई डिफरेंस नहीं होता था। जो एक शादी होती थी किसी गांव में या किसी में, सारे वहाँ जाके सारे उनसे पूछते थे क्या चाहिए आपको, ये चीज़ मैं लाऊंगा, ये चीज़ मैं लाऊंगा, ये चीज़ मेरी तरफ से। हलवाई बैठता था, हलवाई सारी उसको किसी ने दूध दे देना, किसी ने क्या दे देना, ऐसे होता था। चलो नहीं हो, चेंज हो गया अब तो वो जो नौकर थे हमारे, जो हमने महीने में रखे थे, एक नौकर था हमारा मुसलमान, जिसको मैं ताया जी बोलता था। मेरे बड़ा भाई और मेरा छोटा भाई था, वो भी छोटा था, वो 62 में डेथ हुई उसकी। तो बड़ा भाई मेरे से बड़ा था वो, और मैं उसको ताया जी बोलते थे। इतना अच्छा बंदा, जरा सी घर में कोई ऐसी बात होती थी, ओए मैं बैठा हुआ हूँ, तुम नहीं बोलो, तुम। चलो, उसने हमें बता दिया कि ऐसा है कि आप कल तक ये रावलपिंडी, ये गुजर खान छोड़ देना, यहाँ मत रहना। ऐसा कब हुआ? ये 1947 के शुरू में, 2-3 महीने, 47 के शुरू में ही हुआ? 2-3 महीने, मतलब तीसरे महीने में या चौथे महीने में। ये पार्टीशन तो 47 अगस्त में हुआ ना। तो ये 3-4 महीने पहले उसने कहा भाई ऐसा है, अब तो आप बिल्कुल सेफ हो, आपको कोई यहाँ आस नहीं लगा सकता। मेरे होते हुए वो मुसलमान था कि कल या परसों तक आप यहाँ से चले जाओ, ये आपका जो मकान है इसकी राखी मैं करूँगा, और फिर आप आओगे यहाँ पे, फिर मैं चाबी दूंगा, यहाँ ताला अपने हाथ से लगा के जाओ। तो आप लोगों को कारण पता चला कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपको यहाँ से जाना होगा? आपको उसका वो वजह पता चली कि आपको जाने के लिए क्यों कहा गया? वो ऐसा है, 2-3 दिन पहले जो है ना, ये दंगे शुरू हो गए थे। मुसलमान जो है सिखों की, हिंदुओं की जवान बहू बेटियां लेके ले जा रहा है। देखिए, अचानक से इतनी नफरत आई कैसे? इसी बात से नफरत आई ना, कि जब भाई वो बोलता कि आप छोड़ जाओ। फिर एक वहाँ का बदमाश था, उसने कहा भाई देखो, उसके बोल और उसके बोल में कितना फ़र्क है। वो कहता है आप छोड़ जाओ, सामान की चिंता मत करो, किसी बहन की, किसी बेटी मेरी की चिंता मत करो, इसको साथ में ले जाओ। वो आया, वो आके कहता भी एक जवान लड़की मुझे दे दो, आप सबको मैं स्टेशन पे छोड़ के आता हूँ, और ये काम हम कर नहीं सकते, हमारे बड़े। उन्होंने कहा ये काम नहीं कर सकते। मेरी जेब इसमें फ़ोटो है, मेरी मौसी छोटी यंग थी उस वक्त। तो कहते ये नहीं कर सकते, ये अगर ये काम करते हैं, क्योंकि उस वक्त बहुत गलत काम करते थे। उन्होंने सब ने सलाह की कि हम इस कुआं है इसमें छलांग लगाएंगे। उसमें छलांग लगा दी उन्होंने। कितने दिन उसमें रहे, और कितने दिन रहने के बाद जब सरकार वो वहाँ की, या जो भी UN हो, या जब जो भी थी उस वक्त, अब मुझे याद नहीं है उसको इतना बहुत, वो जब आए तो उन्होंने वहाँ से कुएं से निकाला,
कुछ बच गई, कुछ मर गई, कोई क्या हुआ, कोई क्या हुआ। अब मेरे पास वीडियो है सारी उसमें, और मैं बाद में आपको बता दूंगा, देख लेना आप। तो कहने का मतलब है कि इतना उन्होंने जुल्म किया उस वक्त। लेकिन जब भाईचारे का माहौल था, जब ये नफरत नहीं हुई थी, तब का जीवन आपका कैसा था? वहाँ आपके मोहल्ले में कौन कौन रहता था? देखो डर तो लगता ही है, हर आदमी को डर लगता है। देखो मौत, जब मौत आती है, अगर 100 बंदा आ जाए तो हम घर में 5 हैं या 10 हैं, या मोहल्ले में सारे में 50 हैं, वो 100 आ गया, 50 फिर भी कम है। नहीं, ये तो 47 में हुआ ना, 1947 में इस तरह का आपने नज़ारा देखा, लेकिन उसके पहले उस वक्त जब देखो 1-2 साल 3 साल का तो मुझे पीछे का नहीं याद है। मैं तो 5-6 साल की जब मैं था, इतना जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने आपको बताया कि जो मैंने देखा है, डेड बॉडीज देखी, मतलब उन्होंने जुल्म किया है, बड़ा जुल्म भी किया। सारे हर डिपार्टमेंट में अच्छे लोग नहीं होते, हर डिपार्टमेंट में बुरे लोग नहीं होते। ऐसे ही हर रिलीजन में अच्छे लोग भी नहीं होते, बुरे भी नहीं होते। जब उस रिलीजन में ऐसे बंदे कह रहे हैं कि आप यहाँ से निकल जाओ, वो क्यों कह रहे हैं? उसको पता है कि पीछे से ऐसी आवाज़ हवा आ रही है, जो हवा आके इनके ऊपर चल गई तो हमें उसका देना पड़ेगा। क्या कि हम कैसे करेंगे? हम, हमारे ये अन्नदाता हैं, ये हमें पालते हैं। तो ऐसा उन्होंने हमें बताया। तो हम, अब ये नफरत जो है ना, नफरत तब पैदा हुई जब उन्होंने दंगे किए। मेरे मामा जी ने 10 मुसलमानों को मारा, 3 फुट के कृपान लेके। जब उन्होंने हमला किया तो वो भी बड़े यंग थे उस वक्त। 10 मुसलमानों के उन्होंने सिर काट दिए। वो भी हमारे साथ, हमें ये साथ में आए पाकिस्तान से। तो कहने का मतलब है कि उस वक्त वो यंग थे, और उनका ब्लड सोडा खोल गया उसका। आप किसी स्कूल में भी गए पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मैं तो कम, मैंने फर्स्ट में यहाँ बैठा, वहाँ पर किसी स्कूल में नहीं गया। फिर जो मैंने देखा है पार्टीशन में, वो मैं सारी आपको बता रहा हूँ। वहाँ स्कूल में नहीं गए। अच्छा, वहाँ स्कूल में आपने गए? वहाँ ना देखो 42 जनवरी या 41 जनवरी को मैं कह रहा हूँ आपको, तो इतने में 4 साल का स्कूल में जा सकता है बच्चा। जो फर्स्ट से भी चले 4 साल का होगा तभी जाएगा ना। भाई बहन रिश्तेदार तो जाते रहे? भाई बहन जो, देखो मेरा बड़ा भाई, तो मुझे नहीं पता कि वहाँ उसने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन आया जरूर था हमारे साथ। छोटा भाई तो हुआ ही यहाँ था पाकिस्तान, इंडिया में। तो बहन जी एक बड़ी थी, एक छोटी मेरे थी। बड़ी बहन, इनका गांव सागरी था रावलपिंडी में। इनका कोल्लू था, जहाँ तेल बनता है ना, इनकी फैक्ट्री कोल्लू थी। तो ये जब आए थे, उनको दे आए थे चाबी, जो मुसलमान थे, वही तुम संभालो इनको, हम जा रहे हैं, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो जब आप लोग का परिवार अपने घर से निकला, जिस रात या दिन में जब भी निकला, तो क्या सोच के निकला, क्या क्या लेके निकला? देखो उस वक्त तो हर बंदे को जान की पड़ी होती है, पहले जान बचाए। जब जान हमारी बच गई, वहाँ से आके फिर जो शुरू हो गया, जो हमारा प्लान था घर का, वो दोबारा शुरू हो गया। तो फिर हमने अगले प्लान के बारे में सोचना कर दिया। पिछला प्लान को तो सब भूल गए ना जी, आगे क्या करना है हमने। लेकिन जैसे आज़ादी मिली होगी भारत को, तो इसका जश्न भी कुछ मना कि? हाँ, ये बात आपने बहुत बढ़िया की है। मैं 4th क्लास में था जब हमारे स्कूल में आज़ादी मनाई गई। उस वक्त उन्होंने हमें एक प्लेट दी, पित्तल की प्लेट। अब मैं पता नहीं मैं कहाँ रख दिया है, मैं बहुत संभाल के रखता हूँ, लेकिन वो गुम गई है। उस पर ये गोल प्लेट थी, इसमें 5 लड्डू थे। और जैसे हमारे पैसे जो शेर बने होते हैं ना 3, जो हमारी सरकार का एम्बलम है, ऐसे ही उस पर छपा हुआ था 1950 भारतीय गणतंत्र की जो हमारा ये है वो लिखा हुआ था। वो हमें स्कूल से मिली थी। ये हमारा भारत आज़ाद हो गया है, तो सब बच्चों को उन्होंने बांटी थी, मुझे भी मिली थी।
तो जिस समय आप लोग निकले ट्रेन से, आप लोग बरनाला आए, अपने रावलपिंडी से ट्रेन में चढ़ के आए? ट्रेन में थे। तो आपके परिवार का अनुभव कैसा था? वो लोग सभी बच परिवार का अनुभव ऐसे है, जिस तन लागे सोई जाने। हमारे मामा जी का सारा सामान उधर, हमारी दुकान सारी पाकिस्तान में, जो भी हमारा परिवार था सारा, हम तो सब छोड़ के आए थे, लाए तो कुछ भी नहीं थे। सिर्फ एक मेरी मदर ने नीचे एक सलवार डाली थी, तो नीचे जो सोने के 3-4 ऑर्नामेंट्स थे वो उन्होंने नीचे भी जेब में रख लिए। वे किसी वक्त शायद हमारे काम आ जाए, और हमारे काम आए भी। वही बेच के हम यहाँ बैठे हुए हैं आज, उन्हीं को देख रहे हैं कि वो ना होते तो हम यहाँ ना बैठे होते। तो सभी लोग सुरक्षित आ गए आपके परिवार के? हाँ जी। आपके जो परिवार के लोग थे, फैमिली मेंबर्स, वो सब लोग सुरक्षित आ गए? मेरे सामने में जितने मेरे परिवार के, दाद के परिवार के थोड़े थे, नान के परिवार के जितने भी थे, आज भगवान की कृपा है इनके ऊपर। इतना मतलब भगवान ने कि वहाँ इतना काम भी नहीं था, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, कि जितना काम यहाँ आके हमारा हो गया है, वहाँ इतना काम नहीं था। लेकिन हमारी उतनी डिमांड भी वहाँ इतनी नहीं थी, आज डिमांड भी बढ़ी है। देखो ना आज कितनी जिस देश में गुजर रहे हैं हम, कितनी महंगाई है, कितना कुछ है, तो अभी हम फेस कर रहे हैं ना, उस हमारे से फेस नहीं हो सकता था। तो जो आपके जान पहचान के और लोग थे, पड़ोसी थे या जो रिश्तेदार थे, जब वो भागे आपके साथ या निकले वहाँ से, तो क्या वो सभी सुरक्षित आ गए आपकी जानकारी में? तकरीबन सारे सुरक्षित आ गए, मोस्टली। एक आध कोई रह गया होगा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मोस्टली सब सुरक्षित आ गए हैं। और सब, कोई पंजाब में, आज ये पंजाब में सेट है, कोई किधर है, कोई किधर है, कोई दिल्ली में ज़्यादा, दिल्ली में सेट है, सारे सुरक्षित ठीक हैं। तो आप सबसे संपर्क में हैं? हाँ जी। सबसे आपके मतलब बातचीत होती है? बिल्कुल बात होती है मेरी। मैं आपको भेजूंगा, मेरे बहनोई हैं मिस्टर RS लांबा, वो भी मेरी एज के हैं, वो भी पाकिस्तान से हैं, वो जे ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं। और वो आके यहाँ ऐसे सेटल हो गए हैं कि आप उनके घर जाओगे तो देख लोगे, आप खुद देख लोगे। मैं एड्रेस दूंगा आपको, टेलीफोन नंबर दूंगा। तो कहने का मतलब है कि हमारा जितने भी परिवार थे सारे सुरक्षित। तो ऐसे भी आपके मतलब जानकारी में लोग हैं जो वहाँ रुक गए हों, वो आए ना हो? इतना मुझे जानकारी नहीं है, मैं ऐसे बात बोलूँगा आपको रुक के। हाँ, एक बार मैं गया था पाकिस्तान घूमने, तो मेरे साथ मेरा दोस्त था एक, सरदार, नाम मैं भूल गया उसका, मेरे साथ पढ़ता था वो, लेकिन भूल गया मैं, नहीं याद आता। उसका भाई वहाँ रह गया था। अच्छा। तो ट्रेन पे उसने, जब हम उसको ट्रेन में गए थे, उसके बाद तो हम बाई रोड भी चले गए, जैसे भी आज प्रोग्राम बना चले गए। उस वक्त हम बाई ट्रेन गए थे, तो ट्रेन में हम उतरे वहाँ पे, तो उसने भाई को इंटीमेशन दी थी, भाई स्टेशन पे आया, तो भाई उसका रो पड़ा कि वो मुसलमान, उसने धर्म चेंज कर लिया था। ये सरदार जी थे, वो मर गया वो। तो ये कहने का मतलब है कि ये चीज़ें भी हुई हैं, जिनके साथ हुई हैं वही जान उनको पता होगा। हमारे साथ तो ऐसी बात नहीं हुई है कुछ। तो आपकी एक और जानकारी हम चाहते हैं कि जो महिलाएं, जो औरतें थे, विकलांगजन थे, उनके बारे में कोई है कि वो कैसे आए, या कोई हमारे रिलेशन में विकलांग वगैरह कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक हमारी मौसी कुएं में छलांग लगाई थी उसने, लेकिन भगवान की कृपा से बच गई। आज उसका परिवार जितना खुशहाल है मैं कह नहीं सकता। उसके एक बेटा कनाडा में है, बहू उसकी कनाडा में है, उसकी बेटी कनाडा में है, और 4 बंदे उनके कनाडा में, और बड़ी शान से वहाँ रह रहे हैं। मैं देख के आया हूँ, आप कनाडा होके आया हूँ, मैं देखा है मैंने, बहुत अच्छी तरह रह रहे हैं। और यहाँ लुधियाने में उनकी जितनी ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, एक भाई ये एग्रीकल्चर लैंड संभाल रहा है, एक भाई उधर फार्म, तो बहुत अच्छे सेटल हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जब आप भारत में आप आए तो बरनाला में, दिल्ली में क्या आप ट्रांजिट कैंप में देखो रहे? दिल्ली कैपिटल है,
बरनाला एक छोटा सा शहर है पंजाब का, तो वहाँ बरनाले में यहाँ आने से देखो हमारे परिवार के सारे बच्चे, हमारे बच्चे भगवान इनको उम्र दे, कितनी इन्होंने मेहनत की मैं कह नहीं सकता। जितने बच्चों ने मेहनत की है, मैंने क्या मेहनत की है, तो आज भगवान की कृपा है इन पे, मेहनत का फल तो मिला है ना जी। जी बिल्कुल। तो ये जो रिलीफ कैंप जो बने थे शरणार्थियों के लिए, उसमें भी रहे आप कुछ समय? हाँ जी। जो कैंप्स नहीं बनाए गए थे कि जो कैंप में हम नहीं रहे, देखा जरूर मैंने ये। अच्छा। हमारे गुरुद्वारे में जो पहाड़गढ़ में गुरुद्वारे में एक था, उसमें कैंप लगा था, लेकिन हमारे नानका खानदान जो था ना, वो कहते थे रोटी भी कमानी है तो अपने आप कमाओ। वहाँ रोटी भी, लंगर खाना भी जो ना वो ठीक नहीं है। लंगर तब खाओ जो पैसे वहाँ कोई बेटा दो तब लंगर खाओ, ऐसे लंगर ना खाओ। ये उनके विचार थे, वो धार्मिक विचार थे उनके दोनों के, मेरे नानी जी के और मेरे मामा जी थे। आज उनकी बहुत कृपा उनकी, मैं कह नहीं सकता जितना मतलब उनको भगवान ने दिया। तो ऐसे ही है ना, हर खानदान में ऐसे बंदे हैं। तो कोई हमारे खानदान में तो कोई ऐसी भगवान की बड़ी कृपा है, सब खुशहाल पूर्ण खुश रह रहे हैं जी। जैसे आपने इस वार्तालाप शुरू होने से पहले हमें बताया था कि आपने पहले टैक्सी ड्राइविंग की, फिर मोटर पार्ट्स की। वो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा अपना पर्सनल जो लाइवलीहुड हुआ है, कैसे हुआ है कि वहाँ से आके मैंने पाकिस्तान से जब आए हैं तो देखा मेरे पिताजी, मेरा परिवार नहीं हो सकता। फिर पिताजी ओल्ड एज थे उस वक्त, तो मैंने कहा जी मैं आपकी हेल्प, जो मेरे से हेल्प होगी मैं करूँगा। फिर उन्होंने कहा जी ठीक है बेटा, तू कमा सकता है कमा, मुझे क्या फर्क है। मैंने उस वक्त साइकिल के ऊपर अखबारें बेची। ये अखबार जो है ना, जो एक हिंदुस्तान टाइम, दूसरी जितनी इंडियन एक्सप्रेस, दूसरी, 1 रुपया एक अखबार का एक महीने में बचता था मुझे। 100 अखबारें महीने में, मतलब रोज़ मैं बेचता था, एक महीने में 100 रुपया बेचता था। वो काम किया। उसके बाद थोड़ा आगे जाने का विचार हुआ तो टैक्सी, सरकार ने हमें 5,000 रुपया, 5100 रुपया 1 साल बाद दिया। उस पंजाब में जो हमारी ज़मीन रह गई वहाँ पे, उसका वो क्या बोलते हैं उसको, मुआवजा सरकार ने हमें 5100 रुपया दिया है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पता होना चाहिए आपको कि मुझे, मेरे जैसे बंदे को 5100 रुपया मिला, तो कई बंदों को 51 लाख भी मिला होगा, 51,000 भी मिला होगा। तो 5100 से हमने अपना लाइवलीहुड चालू किया। 5100 भी ये नहीं कि दे दिया ले जाओ, 5100 1 साल के बाद इंदिरा सर्टिफिकेट दिए उसने, 1 साल के बाद वो कैश का काम हुआ। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे काम करने के। मेरी बड़ी बहन की सास जो थी वो हमारी रिश्तेदार थी, मेरी बुआ भी लगती थी। उसने कहा मेरे भाई कोई बात नहीं है, उसने मेरे भाई की सेवा की, भाई को पैसे दिए, फिर तुम अपना टैक्सी लो। टैक्सी लेके, टैक्सी का मीटर 2,500 रुपये का, मीटर के पैसे नहीं है हमारे पास। टैक्सी पुरानी ले ली, चलो कोई बात नहीं, 4,000-5,000 रुपये की पुरानी ले ली। करते करते फिर वो जो हमने 8,000 की हमें गाड़ी पड़ी थी, उसको मैंने 2,500 रुपये बेच दिया। तब दिया कि मेरे पिताजी से एक्सीडेंट हो गया उनका इंडिया गेट में, ओल्ड एज में नहीं बेचारे संभाल सकते, एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने कहा भी ये क्या करेंगे अब, जब इससे कोई कमाई नहीं होती क्या करें। टैक्सी की बात कर रहा हूँ, काली पीली की। अब तो चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। उस वक्त मैंने पिताजी से पूछा ही नहीं, मैंने किसी को कहा भी गाड़ी लोगे, तो उसने कहा 2,500 रुपये लूँगा, 2,500 रुपये मैंने दे दे। उससे 2,500 रुपये रह के मैंने पिताजी को बोला मैंने गाड़ी बेच दी है। उन्होंने मुझे गाली दी भाई, जो हमारे पंजाबी में गाली देते, मैं नहीं दे सकता, मेरा आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, मैं तो उन्होंने कहा तूने ये काम किया है, ये तेरी हिम्मत, ऐसा चांटा भी मारा उन्होंने। मैं कोई बात नहीं, सह गया, मुझे पता कोई बात नहीं। ऊपर देखो, ऊपर वही जाएगा, तैरना घोड़े पे वही सवार होगा जो घोड़े पे चढ़ेगा। घोड़े पे चढ़ेगा ही नहीं तो सवार कैसे होगा वो। उड़ते हैं शाह सवार सदा मैदाने जंग में,
वो क्या गिरेगा जो घुटने के बल चलता है। तो मुझे ये चीज़ें याद आई, मैं कहा कोई बात नहीं। फिर मेरा बड़ा बेटा, इसने बड़ा साथ दिया मुझे। छोटा बेटा, इसने भी बहुत साथ दिया। इसने भी चलो बड़ी मेहनत की, दोनों ने जितनी मेहनत की है मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता जितनी दोनों आप भी कर रहे हैं। भगवान की कृपा वास्ते मैं इतना उसका परमात्मा का इतना शुक्रगुजार हूँ कि इतना कुछ होते हुए भी हमें उसने सारा सेफ रखा है। मैं बड़ा धन्यवादी हूँ उनका, भगवान का बहुत धन्यवाद करता हूँ। वैसे ही भगवान की कृपा है, थोड़ा मन में रिलीजियस टाइप का बंदा हूँ। और पिछला वही बात वही आ गया, जो घुटने के बाद चलता है वो गिरेगा कैसे बात वही आ गई। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अब पाकिस्तानी जो संस्कृति है, जो वहाँ के रीति रिवाज हैं, हाँ। जो विभाजन के पूर्व का जो पाकिस्तान है, तो उसकी कुछ आपको गंदे रीति रिवाज है। ये आपको जो मैं कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ कि रीति रिवाज तो उनके चंगे नहीं है। कपड़े अच्छे डालने से आप लोगों के जो रीति रिवाज थे उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। हमारे रीति रिवाज तो देखो जैसे आज चल रहे हैं ऐसे ही वो चलते थे। हमारे जितनी भी खुशी गमी होती थी, शादियाँ होती थी, सारे रल मिल के काम करते थे। कोई किसी के दिल में नहीं होता था। देखो हर में बहन भाई में हर में ये चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन कोई किसी में ऐसी बात नहीं होती थी। जैसे वहाँ पे कोई गीत होते हैं, खाना होता है, कोई खास मिठाई याद हो, कोई खाना याद हो, वो बताइए जरा। खाना जी क्या खाना खाते थे आप? हमारे देखो बड़े जो भी थे नॉन वेज बहुत खाते थे। अच्छा। नॉन वेज में बकरा आता है बस, और तो चिकन आता है और शाकाहारी फिश आती है। 3 चीज़ें नॉन वेज में आती हैं। और वेजिटेरियन खाने में जो शाकाहारी होता है? फिश तो कम खाते थे उस वक्त। पहले बकरा बहुत चलता था। पहले ज़माने में, ज़माना हम उसको कम कर बोलेंगे, पहले ज़माने में मुर्गा इतना नहीं खाते थे, फिश इतनी नहीं खाते थे। लेकिन बकरा जो था ना, मीट का तो जय जयकार होती थी। जब पहाड़गंज से हम पहाड़गंज में ठहरे तो हमारे बाद 4-5 दुकानें होती थी मीट की। 1.5 रुपये किलो मीट मिलता था। मैंने खरीदा है 1.5 रुपये किलो। आज रेट देख लो कितना। और जो वो मीट था, हमारे जहाँ हम रहते थे हम बनाते थे तो सारे मोहल्ले वाले कहते आज सरदार जी के घर मीट बना है, ऐसे बोलते थे। और जो पाकिस्तान में जो आपका बिरयानी ये सब के खाने होते थे क्या, जो आज यहाँ पे दिखाई देते हैं कि ये विभाजन पूर्व की डिशेस कई जैसे दरियागंज में मिलती हैं, तो क्या वाकई वहाँ पे हुआ करती थी उस वक्त? ऐसे जी उनका रहनी सहनी और खाना पीना जो हमारे से मिलता नहीं है। नहीं, आप लोगों का क्या था, मैं ये जानना। हमारा खाना पीना तो अब जैसे अब हम ऐश कर रहे हैं, उस वक्त भी ऐश करते थे। ऐसी बात थोड़ी है कि है उस वक्त भी। उस वक्त फल वगैरह क्या किस तरह के खाते थे आप? उस वक्त देखो हेल्प बड़ी होती थी फैमिली में। किसी का कोई घर वाला, कोई किसी का भी रिश्तेदार गरीब होता था तो दूसरा उसको यार उसको कुछ ना कुछ मदद करो, उसकी मदद होती थी। अब तो सिस्टम बदल गया सारा। अब तो कुछ पहले ये होता था, किसी लड़की की शादी हुई तो पता नहीं होता था उसकी शादी कैसे हो जाती थी। भगवान बस दूध आ जाता था, हर चीज़ जो रॉ मटेरियल सब कहते हैं जिसको, सारा कुछ आ जाता था और घर में बनता था। अब होटलों का सिस्टम थोड़ी होता था वहाँ पे, पर ऐड कर लिया, वो नहीं होता था। सारा घर में ही सामान, टेंट वगैरह जो घर में ही बनते थे। तो उस वक्त कोई गीत गाए जाते हो, कुछ आपको याद हो शादी ब्याह में? गीत तो बड़े गाए जाते हैं जी। मुझे ये करने में थोड़ा सा कुछ गुनगुना देते हैं तो हम उस दौर देखो में चले जाते। गीत मेरे छोटे मामा जी थे, वो गाते थे तो उनको देख के सारे गाते थे। बख्शी औगण मेरे असी कुक्कड़ खादे तेरे, दही दी पात दा दाना ना मिले
कबूतर खान बतेरे मुझे याद, थोड़ा सा याद है। और कोई याद है? बस इतना, थोड़ा याद। फिल्में वगैरह लोग देखते हो? फिल्में मैंने सबसे पहले मेरा नया दौर देखी थी जी। अच्छा। उसके बाद मैंने कोई शौक नहीं था जी। अच्छा। नया दौर, और एक मेरी जब 1966 में शादी हुई थी तो एक पिक्चर थी, वो पिक्चर का नाम ही भूल गया, एक पिक्चर देखी थी और हिंदी पिक्चर थी, दोनों हिंदी पिक्चर देखी, या पंजाबी में कभी कभी कोई पिक्चर देख सकता हूँ। मैं आपका, सरदार जी का बहुत आभारी हूँ कि मेरी इस उम्र में आपने मेरे से ये तो चंद जो बातें मुझे पता थी मैंने आपको बताई हैं। तो जब आप भारत में आए तो आपको रिफ्यूजी कह के पुकारा जाता होगा? बिल्कुल बिल्कुल पक्के रिफ्यूजी जी। तो आपको ये कैसा सुनकर लगता था? देखो बात यह है जी कि हमारे में जब हम भारत में आए भेदभाव नहीं हुआ, किसी ने हमें कुछ भी नहीं कहा। जैसे शेड्यूल कास्ट को दूसरे तीसरे को लोग कहते हैं ना, यार ये शेड्यूल कास्ट है, ये नहीं हमें किसी ने बोला। हम उसके वहीं सीधे पहाड़गंज छोड़ के हम इधर रजौरी गार्डन आ गए थे। तो ये सारा डेवलपमेंट हमारे देखते देखते सर रजौरी गार्डन का हुआ है हमारे आंखों के सामने। लेकिन जैसे आप शुरू में आए तो जहाँ पे आप लोग रहने लगे तो वहाँ पहले से लोग रहते होंगे? नहीं, तो कोई भी नहीं रहता था। बिल्कुल एक सामने एक कोठी वाले रहते थे, वो सारे तकरीबन जो यहाँ रहते थे वो सारे चले गए, भगवान को प्यारे हो गए सारे। हमने भी चले जाना है, आज निकाल चले जाना है क्या। उस वक्त उनका व्यवहार आपके लिए कैसा था? व्यवहार तो देखो जी, पड़ोसी हमारे बड़े कहते थे पड़ोसी के काम नहीं आया तो किसके काम आया? भगवान उसकी मदद नहीं करेगा, पड़ोसी के काम। अब तो पड़ोसी की जान खा रहा है कि कहीं यहाँ से जाए वो माहौल बदल गया। हाँ ऐसा कितना चेंजेस आ गई जी। तो आप इस जो आपका जो भी अनुभव रहा पार्टीशन या ये विभाजन होने के बाद, जो अपने विस्थापन की जो पीड़ा सही, नई जगह पे नई संघर्ष किया, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं और आप नई पीढ़ी को क्या बताना चाहते हैं? नई पीढ़ी तो ऐसा है जी कि सेल्फ सफिशिएंट है। नई पीढ़ी को हम पीढ़ी नहीं कह सकते। अब नई जनरेशन जो है ना, जिसने भी ग्रेजुएशन की है उसके बाद उसने सर्विस शुरू कर दी है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, चाहे थोड़ी है या बड़ी है, जैसे भी है। तो इस वजह से नई पीढ़ी जो है उनका हमारे साथ जो हमारा सिस्टम चलता रहा है वो मिलता नहीं है। चाहे बेटे ये माइंड ना करे ना नहीं, आप अपने विचार एकदम खुल के दे सकते हैं हमें। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ जी, मैं मुझे किसी का वो तो है नहीं है कि आप जो पूछ रहे हो मैं सबको वही सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। जी। पर मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि विभाजन जैसे घटना को रोकने के लिए क्या आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखो, विभाजन एक छोटी बात नहीं है, विभाजन बहुत बड़ी बात है और ये कभी भी होना नहीं चाहिए। सिर्फ दो बंदों की, दोनों ईगो बोलते हैं इंग्लिश में, ईगो के पीछे दो बंदों की ये विभाजन हुआ है। बंदे आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सारे आप यूनिवर्सिटी में हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये मेरे छोटे बेटे ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि वे दो बंदों की ये के पीछे ये विभाजन हुआ है। उन्हें ईगो के ये पाकिस्तान बने, ये हिंदुस्तान बने, बस उनको नहीं पता, क्योंकि वो अरबोंपति थे, वो छोटे मोटे बंदे नहीं थे, अरबोंपति थे। जनरल कह रहा हूँ, जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दो बंदों की ईगो ने पाकिस्तान बनाया है। और जो मैं आपको 99.9% जो मैं आपको ठीक बता रहा हूँ, अब पता नहीं आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। हम सबके अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं,
हम शोधकर्ता हैं, हमें शोध के रास्ते पे चलना पड़ता है, भावनाओं से ऊपर उठ के पर जिसने, अब मैं 5-6 साल का था, जो मेरे बड़े सुनता हूँ, मेरी मदर, मेरी नानी जी मुझे बताते थे कि तेरे इस बंदे ने 6 बंदों को मारा है, इसने 5 बंदों को मारा है, ये 2 बंदे हमारे भी मर गए हैं, ये भी उन्होंने कहा था। कौन थे अब मुझे इस चीज़ का पता नहीं है। तो ये मरने मारने की बात जो है ना, कितनी गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए। जब किसी को तुम बचा नहीं सकते तो उसको मारते क्यों? मारना भी नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं? जी, आपके अनुभव हमारे अध्ययन जो भी हमारे सेंटर की तरफ से होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, इसका हम पूरा आशा करते हैं। बहुत हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना इतना कीमती मैं समय हमें भी दिया आपका बहुत और हमें थैंकफुल, यहाँ बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। दही पुत्र अनु। अब हम धन्यवाद करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी का। हम धन्यवाद करेंगे सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ के चेयरमैन प्रोफेसर रवि प्रकाश टेकचंदानी जी का। हम धन्यवाद करेंगे सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी का और जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर ज्योति त्रेहन शर्मा जी का, जिन्होंने हमें इस वार्तालाप को करने का अवसर दिया। हम साथ में धन्यवाद करेंगे रीतम जी का, जो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के कल्चरल काउंसिल से ताल्लुक़ रखती हैं और उन्होंने आज हमारा इस वार्तालाप करने में सहयोग दिया। और हम धन्यवाद करेंगे हमेशा की तरह श्री गुरजीत जी का, जो बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत धैर्य के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं हमारी सभी वार्तालाप का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।